फिर परेशानी कहां से पैदा हो? हमने संविधान बनाया, हमने अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक बनाया, हमने हिंदू को कोई संरक्षण नहीं दिया। हिंदू ने समरसता का भाव रखते हुए वो संरक्षण प्रदान किए। हमने कहा आपको कभी अपने से इतर देखा? इसी समरसता को लेकर हमेशा वीर सावरकर चिंतित रहे और उन्होंने चाहा कि चाहे संवैधानिक भारत हो, चाहे मूल्यों का भारत हो, चाहे सांस्कृतिक भारत हो, उसमें सदैव हम समरसता के भाव से जिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इन्हीं शब्दों के साथ अपना क्या है जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उनका है, अपनी केवल राह। मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। लखनऊ महानगरी के ज्येष्ठ नेता श्री राजीव टंडन जी, सांसद श्रीमती मंजू बाला जी, वीर सावर मंच के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक चांटिया जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी, आमंत्रित विशेष अतिथिगण, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जन, मेरे लिए ये प्रसन्नता की बड़ी बात है कि आज स्वतंत्रवीर सावरकर जी के 173वीं जयंती के दिन पर आप सबके बीच में मैं उपस्थित हो सका हूं। मैं हृदय से सावरकर मंच को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके कारण आप जैसे सुबुद्ध नागरिकों के सामने सावरकर जी के बारे में जो मैंने देखा सुना वो विचार विनिमय करने का एक मौका दिया। कुछ कहने के पहले उस वीर महापुरुष को मैं आदरांजलि श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि जिन्होंने देश आजाद हो उसके लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना बाल्य जीवन उसी के लिए दिया, तरुणाई भी उसी के दे दिया और जो भी गुण फिर वक्तृत्व के हो, साहित्य के हो, कला के हो, उन्होंने सारे गुण देश के लिए समर्पित किए। ऐसे वीर सावरकर जी को मैं प्रारंभ में ही अपनी आदरांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बात तो निकली और बात तो सही है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी को देखा होगा। शायद ही टंडन जी, मुझे मालूम नहीं है, या अंगुली पर गिरने वाले लोग ही यहाँ होंगे कि जिन्होंने सावरकर जी को देखा होगा। देखने के बाद सुनने की बात आती है और सावरकर जी का वक्तृत्व यानी कई लोगों ने कहा, अंग्रेजी हो, मराठी हो, हिंदी में हो, सावरकर जी जैसा प्रतिभा संपन्न वक्ता उन समय में कोई भी नहीं था। शब्द के प्रभु थे
और केवल शब्द के प्रभु नहीं थे, तो शब्दों को निर्माण करने वाले भी थे। अब हम सबको सहजता से मालूम है आज लखनऊ के महापौर कौन है। अब ये महापौर शब्द पहले मेयर के नाम पर ही चलता था, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने भाषा शुद्धि की और उसमें से जब हिंदू महासभा के उन दिनों के एक प्रत्याशी गणपतराव नरवणेकर के थे पुणे में, वह जब मेयर बने तो सावरकर जी ने कहा, हे महापौर, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। तो महापौर शब्द उस समय पर उनके इसमें से निकल गया। हम डेट तारीख करके करते करते दिनांक बोलते हैं। दिनांक ये शब्द भी स्वतंत्र वीर सावरकर की देन है और इसलिए वो भाषा प्रमुख है, भाषा निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने जो लिखा वो अपने आप में शायद दुनिया में ऐसे कहाँ किताब नहीं निकला होगा कि जो प्रकाशित होने के पहले उस पर पाबंदी आ गई। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग हैं कि 1857 के स्वातंत्र्य समर को अंग्रेजों ने तो बगावत करके नाम दिया था। उनके दृष्टि से वो बगावत थी, लेकिन भारत की दृष्टि से, देश की दृष्टि से वो बगावत नहीं थी। तो देश का लिए पहला स्वातंत्र्य समर था। ये ऐतिहासिक घटनाओं के साथ, सबूत के साथ दुनिया के सामने रखने वाले पहले कोई थे तो स्वतंत्र वीर सावरकर थे। और उन्होंने जो किताब लिखा उस किताब पर प्रकाशन के पूर्व ही पाबंदी लगा दी। और इसलिए मैंने ये सवाल किया कि आप में से कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने उनको सुना। तो मैं तो उसमें से एक भाग्यवान हूं कि मैंने उनको देखा भी और मैंने उनको सुना। मैंने उनको पहले दफे सुना 1952 में। 1952 में मैं पुणे में कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन दिनों में तो जो भी तरुण है वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ जाता था या और कुछ भी लोग ऐसे थे कि सेवा दल के साथ, समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ भी जुड़ जाता था। तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया और 1952 में उन दिनों में और उसके पहले कई वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण करने के लिए पूरे एक महीना गर्मी के दिनों में छुट्टी में वर्ग चलाते थे। जब शुरू में उसको नाम तो अंग्रेजी था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स, OTC बोलते थे। बाद में उसको संघ शिक्षा वर्ग कहा शुरू। और संघ शिक्षा वर्ग के एक दो ये हमेशा अपने अपने प्रदेशों में होते थे। और फिर तीसरा वर्ष का संघ शिक्षा वर्ग जो है वो नागपुर में होता था, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म नागपुर से हुआ था। तो दूसरे वर्ग में 1952 में जब मैं संघ शिक्षा वर्ग में गया था तो उन दिनों में स्वतंत्र वीर सावरकर के 3 भाषणों का आयोजन किया गया था। और वो भाषणों का आयोजन इसलिए किया गया था कि उन्होंने जो अभिनव भारत संस्था करके देश को आजादी देने के लिए संगठन बनाई थी, उन्होंने ये सोचा था कि देश आजाद हुआ है और देश आजाद हुआ है, आधा अधूरा हुआ है लेकिन आजाद हुआ है। और इसलिए अब उस संस्था का कोई प्रयोजन नहीं रहा है तो उसको विसर्जित करना चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने वो 3 व्याख्यानमाला आयोजित की थी और बड़े
जीवन से कि उनको महात्मा गांधी जी के हत्या के बाद में जो जेल में डाला था, देश आजाद होने के बाद भी कितनी परेशानी सहन करनी पड़ी थी, मोटे तौर पर हम सब जानते रहते हैं। लेकिन ये होने के बाद भी उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन सफल हो गया है क्योंकि देश आजाद हुआ है। तो अभिनव भारत ने किस प्रकार से देश के आजादी के लिए प्रयास किए और वो स्वतंत्र देश की ओर किस प्रकार से देखते हैं, यह बताने के लिए उनके 3 दिन की वो व्याख्यानमाला थी। किताबों के रूप में भी इतिहास की सोनेरी पन्ने करके वो भाषण प्रकाशित हुए हैं। तो जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई ना कोई कारण से जुड़े होंगे या उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, तो संघ शिक्षा वर्ग जब चलता है तब स्वयंसेवकों को और कहाँ जाने की अनुमति नहीं होती है। पूरा महीना उसी स्थान पर रहना है, सबके साथ खेलना है, सबके साथ भोजन करना है, जो भी करना है, शिक्षा लेना है वो साथ। लेकिन उस समय के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गोवलकर गुरु जी ने सोचा कि ये तो हमेशा की बात है, हर साल हम ये करते आए हैं। लेकिन जब सावरकर जी अभिनव भारत का समापन करने के लिए जा रहे हैं, उसके कारण विचार रखने के लिए तो सभी स्वयंसेवकों को यह कहा गया था कि भाई आपको शाम को वो भाषण जिनको सुनने के लिए जाना है वो जा सकते हैं। और हम सब लोग वो भाषण सुनने के लिए गए थे। तो उस समय पर वक्तृत्व क्या चीज होती है, शब्दों का धनी कैसा हो जाता है, और ये कहते कहते सामने बैठे हुए हर एक को अपने भाव से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये उनका अमोघ वक्तृत्व सुनने का भाग्य मुझे मिला। और इसलिए मुझे आज जब यहाँ आने का पहले उन्होंने पूछा, मैंने कहा भाई मेरा तो 2 कार्यक्रम तय हुए हैं। एक कार्यक्रम तो यहाँ पर ही जो शकुंतला मिश्र विकलांगों के पुनर्वास की यूनिवर्सिटी है उसका दीक्षांत समारोह है, और एक 6 बजे एक कवि ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो भाई मैंने कहा कि भाई इसके बीच में कुछ होता है तो देखो, और इसलिए वैसे देखा जाए तो भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करने का समय होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन वो आपकी आज थोड़ी नींद की खुशियाँ छोड़कर आप यहाँ आए हैं, और मेरा ये भाग्य है कि आपके सामने मैं कुछ सावरकर जी के बारे में कह सकूं। तो जैसे उनको देखा सुना, उसके साथ ही साथ मेरे जीवन में आज के दिन का एक बहुत विशेष महत्व है। वो महत्व यह है कि लगभग इसी समय अंडमान में, आपको शायद पता होगा लेकिन मैं कहानी आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब पेट्रोलियम मंत्री था, और पेट्रोलियम मंत्री के नाते पहले मैं अंडमान में गया, उसके पहले नहीं गया था। और अंडमान में जाने का पेट्रोलियम मंत्री के नाते कारण ये था कि जब मैं देख रहा था कि पेट्रोलियम के अलग अलग विषय क्या है, और उसमें जो सिलेंडर्स होते हैं रसोई गैस के, तो सिलेंडर की कीमत यहाँ कैसी है, वहाँ कैसी है, इसकी मैं देख कर रहा था। तो उसमें मुझे पता चला कि लगभग 300 रुपया अंडमान निकोबार के सिलेंडर की कीमत ज्यादा है। तो मैंने पूछा अधिकारियों को कि भाई ऐसा क्यों है, तो उसका कारण ये है कि अंडमान में सिलेंडर का गैस भरने का कोई वहाँ कारखाना नहीं है। तो यहाँ से एक तो कोलकाता से या चेन्नई से सिलेंडर जहाज में भरकर ले जाते हैं, और उसका ट्रांसपोर्ट का जो ज्यादा खर्चा होता है उसके कारण ये 300 रुपया ज्यादा है। फिर मेरे मन में आया कि भाई कमाल है,
ये तो अपना देश का हिस्सा है, और जब देश का हिस्सा है तो सब जगह पर कीमत एक होनी चाहिए, टैक्सेस छोड़कर। और मैंने कहा कि ये मुझे कुछ जचता नहीं है। आप पहले ये करो कि देश में सब जगह पर जो दाम है सिलेंडर का वही निर्माण लगो, वहां जाकर हम बॉटलिंग प्लांट लगा देंगे और फिर ये परेशानी दूर करेंगे। लेकिन उन लोगों को ये लगे कि हम मुख्य भूमि से लंबे हैं इसलिए हमको सजा दी जाती है, तो अंग्रेजों ने काले पानी की सजा तो दे दी, लेकिन अब वहां हम हैं इसके लिए हमको ये सजा मिलती है, ये कोई योग्य नहीं है। ये बात मेरे मन में आई और फिर मैंने वो बॉटलिंग प्लांट वहां लगाने का तय किया और उसका भूमि पूजन करने के लिए मैं अंडमान में गया। फिर भूमि पूजन होने के बाद जैसे कोई लखनऊ में भी बाहर से आता है तो बड़ा इमामबाड़ा देखने के लिए जाता ही है, वैसे ही या दिल्ली में कोई जाता है तो महात्मा गांधी जी की पुण्य स्थान पर जाता है, मुंबई में आता है तो गेटवे ऑफ इंडिया पर जाता है, यानी उस शहर की जो पहचान होती है। तो उस भूमिका में मैं हवाई जहाज से उतरने के बाद पहले सेल्यूलर जेल में गया और सेल्यूलर जेल में जाने के बाद सब देखा, जैसा भी होता है कि वहां जाए तो सावरकर जी को कौन से कमरे में रखा था वह भी देखना होता है, वह हमने देखा। जाते समय मैं सावरकर जी का जो मराठी में बहुत प्रसिद्ध कविता, जब इंग्लैंड में थे तब उन्होंने सागर को कहा था, समुद्र को, कि सागरा प्राण तड़मला, यानी मैं सागरा आपने मुझे यहाँ लाया है, मुझे जाना है भारत फिर, तो मेरे जीवन में अस्वस्थता है। इस प्रकार की बहुत सुंदर कविता सावरकर जी ने बनाई थी और उसको लता मंगेशकर ने गाया था और सुधीर फड़के ने उसको गीत के स्वर दिए गए। तो मैं वो कैसेट लेके गया, तो मैंने कहा बाकी के लोगों को भी जरा अब 5 मिनट में यहाँ उस कैसेट गीत लगाए तो